हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है वो 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने सर्वोच्च न्यायालय का 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पहला वीडियो में थ्योरी और 3 वीडियो में जो है वो 75 क्वेश्चन जो है करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है जा करके उसको देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत करे। दूसरा है कि परामर्शी अधिकारिकता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा है कि परामर्शी अधिकारिकता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर जो है वो बाध्यकारी नहीं होता है। और चौथा है आपका कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिकता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही कुट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 143 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषय पर सलाह मांग सकता है। पहला है कि लोक महत्व के विषय में विधि तथा तथ्य संबंधी, और दूसरा है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता या अन्य समक्ष कक्षीय विषय पर जो है वो राष्ट्रपति आपका सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह कर सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श दात्री अधिकार से प्रयुक्त होते हैं कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श जो है वो दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी कि जब राष्ट्रपति आपका कानून और तथ्य के मामले में अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगे तभी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट उनको दे सकता है, आर्टिकल 143(1) के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह दे सकता है। पहला कह रहा है कि स्वप्रेरण पर यानी कि व्यापक लोकहित के किसी विषय में। दूसरा है कि यदि वह ऐसा कोई सलाह मांगता है। तीसरा है कि केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब तक से राष्ट्रपति सलाह नहीं मांगता है तब तक से सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने हेतु चुनाव आयोग के निर्णय को अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से किया था। तो आर्टिकल 143 के अनुच्छेद से जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ जो है वो ली जाती है। यह कौन लेता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है यह शपथ लिया जाता है। अनुसूची 3 के तहत जो है वो यह शपथ लिया जाता है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है आपका है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर यानी कि दूसरे स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 139 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 406 के तहत। जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी आधिकारिकता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालय के मामले में अंतरण कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ अपने ही जो अधिकार क्षेत्र होता है उसी में कर सकता है, यानी कि स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं भी कर सकता है।
अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलाना है, तो इसमें जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो है वो आपका निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित था। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जो है वो स्वतंत्र भाषण पर रोक के लिए था। शंकरी प्रसाद बनाम और भारतीय संघ जो है संविधान संशोधन की संसद से संबंधित था। शक्ति चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य जो है वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित जो है वो आपका वाद था, और ये इसका मिलान है, आप ये इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद जो है वो वाद जम्मी। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रामेश्वर थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जो है वो सुबोध गोपाल। तो यह जो है प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानून से संबंधित था, और प्रश्नगत विकल्प में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण इसको जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो ये जो है आप बस इतना याद रखिएगा कि जो आपका कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल वाद जो है वो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित था, भूमि सुधार कानून से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है वो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जो है वो संबंधित था, और यह 1992 का जो है वो केस था, जिसमें 27% जो है आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अगला है, और यह आपका जो आरक्षण मिलता है वो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत जो है आरक्षण दिया जाता है कि कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक न हो पाए। अगला है आपका कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया। तो अनुच्छेद 355 के तहत। अगला है आपका 87 नंबर क्वेश्चन कि TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। तो हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो है वो चुनौती दिया जा सकता है। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलमेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य दूरसंचार से क्षेत्रों में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही अनुक्रम जो है वो आपका है कि HL दंतु, TS ठाकुर और जगदीश सिंह जो है आपका खेहर थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया। तो आपका जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नहीं थी। तो L नागेश्वर राव जो है वो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो नहीं थे। अगला है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जो है वो नहीं थे। तो न्यायमूर्ति SK झा जो है वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके कौन थे। तो उस समय जो है वो जब PIL पब्लिक इंटरेस्ट
लिटिगेशन की शुरुआत हुई तो इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार करने हेतु न्यायालय की शरण में ले जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा वर्ष 1979 में इसको जो है वो लाया गया था, और जब यह आया तो इस तरह से विकल्प में जो है आपका आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ है। आप जो है वो सर्च कर लीजिएगा कि जब PIL दायर हुआ था भारत में तो उस समय जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे। अगला है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो न्यायिक पहल द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, और न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारत न्यायिक सेवा के लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो आपका केवल 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति P.N. भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका PIL को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। PIL है तो PIL का जो है वो मतलब आपका क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कि PIL जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, तो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी आप PIL जो है वो डाल सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। कारण है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो इसमें से A और R दोनों सही है, और RA का जो है वो सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है तो उसके लिए जनहित याचिका जो है आपका लाया गया था। अगला है कि लोक हितवाद की संकल्पना का उद्गम देश जो है आपका USA है, यानी कि लोक हितवाद का जो संकल्पना का उद्गम देश है वो आपका USA है। अगला क्वेश्चन है 99 की जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वो किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से जो है वो आपका संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पूर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है, यानी कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक जोखिमवाद नहीं है। यह आपका न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने जो है वो आपका कहा था। 102 नंबर क्वेश्चन है कि वो सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह आपका न्यायालय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M.B. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर A.R. लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के वाद में दिए गए अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यानी कि कोई अगर महिला को अगर प्रोत्साहन करना चाहता है कि वह प्रिंसिपल बन सके, उससे संबंधित जो यानी कि प्रधानाचार्य पद में नियुक्ति के लिए 2003 में जो है यह आपका याचिका आया था, मामला आया था। 103 नंबर क्वेश्चन है कि विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है आपका कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए, और यह 1997 में आया था।
उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो कोयला आवंटन घोटाला वाद में। 105 नंबर क्वेश्चन है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत की धारा आपका 377 से संबंधित है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को आपका आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया। तत्व है कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जितना भी आपका कार्यवाही होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा। हम लोगों ने यहाँ पर 106 क्वेश्चन जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किया। अगला हम लोगों का टॉपिक जो है वो राज्यपाल रहेगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। पॉलिटी में जो है वो आपका ये 72 नंबर का वीडियो है। अगर आप शुरू से चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप पहले वाला वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा, तो आप जो है जा करके सारा का सारा चैप्टर जो है अच्छी तरह से पढ़ पाइएगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, आप जो उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।